देखो जरा आगे, लास्ट टॉपिक आपको क्या हुआ था, व्हीट स्टोन ब्रिज हुआ था, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज समझ में आ गया था, क्या था, जब चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर क्या स्थित होते हैं, एक एक प्रतिरोध स्थित होते हैं, और हम कौन सी स्थिति लाते हैं, संतुलन की स्थिति लाने का प्रयास करते हैं। कब, जब व्हीट स्टोन के जो बीच में जो विकर्ण है, कौन सा पॉइंट था, बी और डी, या जिसपे गैल्वेनोमीटर लगा है उस पे कोई धारा ना बहे तब। और व्हीट स्टोन सेतु का काम क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। देखो ये व्हीट स्टोन सेतु ही है प्रिंसिपल वाइज, इसका जो सिद्धांत है ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु में हम लाते थे ना P/Q बराबर R/S, इसमें भी वही है एकदम। देखो इसमें जो भी है इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया गया है। व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते थे, इसमें 4 प्रतिरोध अलग अलग तरीके से हैं। ये जो सिद्धांत है इसमें हम इस हिसाब से लेंगे, सिद्धांत, उद्देश्य, क्रियाविधि, उपपत्ति। सिद्धांत प्रिंसिपल, ये जो है मीटर सेतु, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों, व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है, P/Q बराबर R/S। जैसे व्हीट स्टोन का काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो मीटर सेतु का काम भी क्या है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। बिल्कुल सेम है ये, बस वो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, मशीन चेंज हो गया है, ठीक है। ये समझो कि वो मशीन का थोड़ा बेटर वर्जन है ये, ठीक है। बेटर वर्जन क्या है, इससे भी अब बेस्ट चीजें हैं लाइक इसकी जगह पे। रचना और क्रियाविधि में क्या आता है, रचना का मतलब है कि आपने इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज किया, अभी समझाऊंगा एक एक करके क्या क्या चीजें यूज किया। और क्रियाविधि का मतलब है कि आप कैसे इस मशीन का यूज करोगे। रचना का मतलब है कैसे बनाया, और क्रियाविधि का मतलब है यूज कैसे किया। और उपपत्ति में डिराइव देख लेंगे कैसे यह हो रहा है, 2-3 लाइन का है। जितना टाइम आपको डायग्राम बनाने में लगा उससे कम टाइम इसको लिखने में लगेगा और समझने में लगेगा। एग्जाम में डायग्राम में ही टाइम लगेगा। तो पहले डायग्राम समझो अच्छे से, देखो डायग्राम समझो अच्छे से। जैसे डायग्राम में सिद्धांत में क्या आ गया, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आप कह दो कि यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, उद्देश्य से क्या लिखोगे, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को क्या करना है, ज्ञात करना इसका काम है, उद्देश्य है। रचना और क्रियाविधि के लिए आपको यह डायग्राम समझना होगा। डायग्राम में एक आध चीजें आपको नहीं मिलेंगी फर्स्ट टाइम। देखो इसके डायग्राम में समझो। पहली बात तो इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यहां से लेकर के यहां तक 1 मीटर का तार यूज होता है, और तार की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1 मीटर का तार यूज होता है, और उस तार के जस्ट ऊपर 1 मीटर लगा हुआ रहता है। मीटर मतलब जैसे कि आपने 1 मीटर कोई वो देखा इंची टेप टाइप का, ये कोई लकड़ी का पैमाना है, लकड़ी का स्केल टाइप का। जैसे हमारे पास कोई स्केल है, ये सपोज ये स्केल है, ये तो 30 सेंटीमीटर का है, तो इसके ऊपर 1 मीटर का स्केल ऐसे रखा हुआ रहता है ताकि हमें पता चले कि हम तार के किस बिंदु पर हैं। या फिर आपके पास स्केल होगा, आप कहीं पे हाथ रख दो तो आपको पता रहेगा कि आपका हाथ किस सेंटीमीटर पर है। वैसे स्केल पर मीटर लगा रहता है, 1 मीटर 2 मीटर, तो आपको पता है 1 मीटर 2 मीटर नहीं सॉरी 1 मीटर का है तो उस पर कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर लगा होगा, 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर में। तो पहली बात तो इसमें एक मीटर लगा रहता है, एक स्केल लगा रहता है जिसको पैमाना कहते हैं। और कितने का होता है पैमाना, 1 मीटर का पैमाना लगा रहता है ये। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका इसके नीचे तार लगा हुआ है, ठीक है। और तार की साइज कितनी है, 1 मीटर में तार में ही पैमाना बनाने की कोशिश की है। ऊपर देखो क्या है, इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस यूज होंगे जैसे व्हीट स्टोन में होते थे, P/Q बराबर R/S। इसमें एक ये दिख रहा है आपको डब्बा, इस डब्बे को कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अगर आप स्कूल ज्वाइन करते, स्कूल में हो, लेबोरेटरी में हो, तो वो भी मिल जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में अभी दिखा देता हूँ कैसा होता है, समझा देता हूँ। हिंदी में से कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और बी का मतलब क्या है, बॉक्स। या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिरोध
बॉक्स को हिंदी में बक्स कहते हैं, बक्स, बट इतना भी हिंदी मत लिखो, प्रतिरोध बॉक्स कह सकते हो आप। रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर आप लैब में ग्रेजुएशन में भी आप जाकर अगर देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, एक डब्बा जैसा होता है, नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है ऊपर से, ये ऐसा एक डब्बा होता है, और इस डब्बे पे ना ऊपर बहुत सारी स्विचें लगी हुई रहती है, स्विच की तरह लगेगा, ठीक है, पीतल की तरह दिखेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा क्या लगी होती है, स्विच, और हर स्विच पे ना रेजिस्टेंस लिखा हुआ रहता है, 1 ओम 2 ओम, ठीक है, 1000 ओम रेजिस्टेंस लिखा होगा, सबकी रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखी हुई रहेगी, बहुत सारे उस पर रेजिस्टेंस लिखे हुए रहते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि हम यहाँ की रेजिस्टेंस को, इसमें जो बॉक्स वगैरह ये स्विच लगी हुई है ना, इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें जिस हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को बैलेंस करना है, उस हिसाब से हम ये जो स्विच है उसको हम निकाल करके बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ऐसे सपोज करो कि एक चौक का डब्बा है, इतना छोटा तो नहीं होता है, इतना बड़ा होता है, करीब वो प्रेस की साइज का होता है, ठीक है, आयरन की साइज का। तो एक चौक का डब्बा है, चौक के डब्बे में बहुत सारे चौक होते हैं, आपको अपने हिसाब से प्रतिरोध मैनेज करना है तो आप चौक को उठा सकते हो, हर चौक का अपना वैल्यू होगा, 2 ओम का चौक, 3 ओम का चौक, 4 ओम का चौक या 1000 ओम का चौक, आप उस हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए आप वो सब चौक उठाते जाते हो। तो प्रतिरोध बॉक्स ऐसा ही होता है, प्रतिरोध बॉक्स में चौक नहीं होता है, क्या होते हैं, रेजिस्टेंस लगे रहते हैं बहुत सारे, और छोटा सा होता है, इतना छोटा करीब होता है, और पीतल का ऊपर से लगा होगा, ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है, ठीक है। किसी भी फिजिक्स के लैब में, छोटे मोटे लैब में भी मिल जाता है, मीटर से तो भी मिल जाता है किसी भी लैब में। तो प्रतिरोध बॉक्स का क्या काम है, प्रतिरोध को मैनेज करना, ठीक है, ये सब प्रतिरोध ही हैं। प्रतिरोध बॉक्स में थोड़ा ज्यादा आप प्रतिरोध को मैनेज कर सकते हो। अगला क्या है आपके पास, एस। इस एस का मतलब क्या है, ये है तो प्रतिरोध, देखो चिन्ह तो प्रतिरोध का बना हुआ है, एस लिखा है, एस को हम हिंदी में कहते हैं संट, ये आपके पास आगे जगह भी आएगा, और इंग्लिश में स्पेलिंग ये होगी SHUNT, संट। संट अभी तक आया नहीं होगा ना आपके पास, आगे अगले चैप्टर में आपके पास आएगा, आगे आने वाले चैप्टर में संट क्या होता है। देखो, जब प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाए, बहुत अत्यल्प मान का प्रतिरोध हो, अत्यल्प मतलब अति अल्प, बहुत छोटा मान का प्रतिरोध हो, तो हम उसको किस नाम से कहते हैं, संट कहा जाता है। संट का 2 मतलब होता है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग संट कुछ और होता है और फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ और है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग संट का मतलब है जब लो वैल्यू वाला प्रतिरोध है, बहुत कम पॉइंट में वैल्यू आ रहा है प्रतिरोध का, उसे संट कहते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग संट एक जैसे होता है ना, कुछ अच्छा करोगे, आप पुलिस वाले हो, कुछ अच्छा किया, आपका प्रमोशन होगा। एक होता है डिमोशन, हमने प्रमोशन सुना होगा, और एक होता है ना कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया अपने काम में होते हुए, ठीक है, आपने अपने इलाकों में दंगा रोकना, आप दंगा नहीं रुकवा पाए, आप IPS हो, तो आपका जो ट्रांसफर है ऐसे कोने में कर दिया जाएगा, नक्सलीवादी क्षेत्रों में, जहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सपोज आपको मुंबई से उठा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाएगा, तो एक तरीके से वो उसका ट्रांसफर है, उसको प्रमोशन ना करके आप क्या कर रहे हो, डिमोशन, तो उसे संट कहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लैंग्वेज में। जब आप किसी ऑफिसर को डिमोटिवेट करना चाहते हो या फिर उसके काम के लिए उसको सजा देना चाहते हो, ठीक है, किसी अच्छे सिटी से उठा के, अब कोई इंसान है जो आप सपोज करो कि कोई एकदम मेट्रो सिटी में काम कर रहा है दिल्ली के, ऑफिसर से नेता खुश नहीं है, तो नेता ने उठाकर कहाँ फेंक दिया, एकदम उड़ीसा के नक्सलवादी क्षेत्र में फेंक दिया, या बिहार के किसी एकदम रूरल इलाके में फेंक दिया है, या फिर मेन मुंबई में काम करने वाले को भेज दिया बलिया में, ठीक है, तो उसके लिए तो वो संट हो गया। संट मतलब प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, डिमोशन, तो उसी को एडमिनिस्ट्रेशन के लैंग्वेज में संट कहा जाता है। यहाँ पे संट क्या है फिजिक्स में, संट का मतलब होता है कम मान का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो अभी तक आपने 2 टाइप के प्रतिरोध देखे हैं यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध किसमें है, संट में है। ओके, अब इसमें 2 प्रतिरोध और है, और भी चीजें हैं, अभी मेन चीज तो अभी मैंने बनाया ही नहीं है इसमें, जो असली गेम खेलेगा। ये क्या है आपका, ये सेल या बैटरी लगी रहती है नीचे की, चीज से दिखाते हैं हम इसको। ये क्या है, ये स्विच है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी, कुंजी, या इंग्लिश में लिखोगे तो की, या फिर स्विच लिखना चाहो तो स्विच भी लिख सकते हो, स्विच लिखना चाहो तो स्विच भी लिखो, ऑन ऑफ करने का काम आएगा। और ये क्या है, ये भी लैब में मिल जाता है, छोटा सा रहता है बेलन की तरह,
ठीक है, इतना छोटा सा होता है, इसको कहते हैं रियोस्टेट। प्रतिरोध का ही काम करता है ये भी, इसको कहते हैं रियोस्टेट। इसको शॉर्टकट में हम दिखाते हैं RH से, रियोस्टेट। ये प्रतिरोध की तरह ही होता है, ठीक है, ये सब प्रतिरोध के ही तरह होते हैं। रियोस्टेट भी आपको बेलन की तरह मिलेगा। इसका फाइनली इतना कुछ काम नहीं है। इस डायग्राम में अगर मैं रियोस्टेट नहीं भी बनाता तब भी चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा धारा नियंत्रक का काम करता है। ये क्या होता है? धारा नियंत्रक। धारा की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा बढ़ घट रही हो तो ये इसमें रियोस्टेट लगा देते हैं ताकि धारा बैलेंस रहे, धारा नियंत्रित रहे। तो ये धारा नियंत्रक है, इंग्लिश में इसको रियोस्टेट कहते हैं। ये नहीं भी बनाओगे तो अभी के लिए चलेगा, आप सीधा बना देते चलता। अब देखो मेन होता क्या है, आपको वैल्यू बैलेंस करनी है। कैसे? क्योंकि व्हीट स्टोन पे चल रहा है तो व्हीट स्टोन में क्या होता है, P/Q बराबर R/S। आपको ये मैनेज करना है, आपको संतुलन की स्थिति इसमें लानी है। हमें क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है। यहां से समझने की कोशिश करना। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन में हमें पहले क्या करना पड़ता था, व्हीट स्टोन को हमें संतुलन की स्थिति में लाना पड़ता था। और संतुलन की स्थिति कब हमें पता चलता था कि आ गई है, जब जो गैल्वेनोमीटर है वो विक्षेप उत्पन्न करना बंद कर देता था। जब उसमें करंट बहती ही नहीं थी गैल्वेनोमीटर में, ना लेफ्ट ना राइट, और बीच में रुका रहेगा गैल्वेनोमीटर का सुई, ठीक है, या फिर बी और डी में विभव सेम हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना? अब मेन पॉइंट पे अब आया हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जॉकी बनाया नहीं था। जॉकी की एंट्री अब होगी। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एकदम व्हीट स्टोन वाले प्रिंसिपल पे है। व्हीट स्टोन पे हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते थे, इसमें भी करेंगे। और व्हीट स्टोन में अज्ञात प्रतिरोध तब ज्ञात होता था जब वो संतुलन की स्थिति में आ जाता था व्हीट स्टोन। तो हम पहले इसको संतुलन की स्थिति में लाएंगे, और अगर संतुलन की स्थिति में ये आ गया तो हम क्या फाइंड करेंगे, P/Q बराबर R/S। सपोज इसमें से एक ऐसा प्रतिरोध है जो अज्ञात है। सपोज इसमें जो संट है S है, S हमारा क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो हम यहाँ से S निकाल लेंगे, लेकिन S तब निकाल पाएंगे हम जब P, Q और R की वैल्यू हमें पता होगा तब। तो अब मेन काम हम कर रहे हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का काम। ओके, इसको PQ में बांटा हुआ है, चलो ठीक है। देखो अब ये वाला मैंने जो बीच में छोड़ा हुआ है ना, ये क्या है, ये स्क्रू है, और इस स्क्रू में लगा होता है एक वायर। ध्यान से देखना, इस स्क्रू में एक वायर लगा होगा, और ये वायर में एक हुक लगा होता है, हुक। ये हुक कैसा होगा, आपको जहां पे तार जाके फंसाना है वहां फंसा दो। आपको यहाँ पे फंसाना है तो आप यहाँ जाके तार को फंसा दो। समझ रहे ना हुक कैसे होगा? तार पे आपको जा करके इसको ऐसे लटका देना है, छोटा सा। ये हुक टाइप का बना है, और इस हुक में क्या लगा होता है, इसको जॉकी कहते हैं। ये पूरा जॉकी है। हिंदी में जॉकी का मतलब होता है घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम को पकड़ के चलाते ना, तो इसी को हम आगे पीछे मूव करेंगे बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या लगा हुआ है देखो, या फिर इधर दिखा लो या फिर इधर दिखा दो छोटा सा, क्योंकि हमें पता करना है संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति तभी पता चलेगा जब उसमें हम कोई धारामापी लगाएंगे। धारामापी हिलेगा तो मतलब संतुलित नहीं है, और धारामापी नहीं हिला तो ये संतुलित है। तो ये क्या है, जी मतलब धारामापी। तो ये जो ये लगा हुआ है इसको पॉइंट डी कहूंगा मैं, पॉइंट डी। और पॉइंट डी है तो पॉइंट ABC कहाँ गया बॉस, वो अभी समझ में आ जाएगा ABC कहाँ है। अब समझो जरा, यहां से अब समझने का ज्यादा काम है। ये एक जॉकी लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, J से दिखाते हैं, J से। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, जॉकी, और हिंदी में इसे कहते हैं सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी, और इंग्लिश में कहते हैं जॉकी। इस जॉकी से हम क्या करते हैं, ये तार है और इस तार में गैल्वेनोमीटर लगा है, और इस तार को लेकर ना हम इस वाले तार में, ये 1 मीटर का जो तार है, देखो ये 1 मीटर का तार किससे कनेक्टेड है, नीचे एक सेल या बैटरी से कनेक्टेड है। इस बैटरी की वजह से इसमें करंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हुक लेकर के, ये जॉकी को लेकर के इस तार पे घूमेंगे, आगे पीछे लेफ्ट राइट बढ़ेंगे, और हम एक्चुअल में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिसमें धारामापी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कभी कभी हम चलेंगे लेफ्ट साइड तो धारामापी लेफ्ट साइड मुड़ेगा, कभी राइट साइड चढ़ेंगे तो राइट साइड वो मुड़ेगा, डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा।
लेकिन हम ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे कि वो कहाँ पर आके रुक जाए, बीच में आके रुक जाए। और जब बीच में आके ये गैल्वेनोमीटर रुक जाएगा तो हम कहेंगे कि अब हमें कौन सी स्थिति मिल गई है, संतुलन की स्थिति मिल गई। अब हम उस हुक को वहीं पे लटका के छोड़ देंगे और ये देख लेंगे कि ये कहाँ लटका है, मतलब ये 1 मीटर का है तो ये किस सेंटीमीटर पे लटका हुआ है, हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे चुपके से। चुपके से मतलब जल्दी से, समझ के क्या है, ये मीटर से तो रखा हुआ रहेगा आपके लैब में। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करने के बाद आप ये जॉकी पकड़ो और जॉकी पकड़ के धीरे धीरे मूव कराओ इस तार पे, 1 मीटर के तार पे, और ढूंढना है आपको ऐसा पॉइंट जिसपे ये गैल्वेनोमीटर है। कभी हो सकता है आप राइट साइड बढ़ो तो ये गैल्वेनोमीटर का जो सुई है कहाँ मुड़े, राइट साइड मुड़ते हुए चले। आप लेफ्ट साइड मुड़ रहे हो तो हो सकता है लेफ्ट साइड मुड़े, लेकिन आपको बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये सुई एकदम इस पे हो। ये बीच में क्या होता है, 0, ये एकदम बीच में आके रुक जाए। और जब ये सुई एकदम बीच में आके रुक जाए, इसको जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है, शून्य विक्षेप। हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य, और डिफ्लेक्शन को कहते हैं विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति। तो आप मीटर सेतु में जॉकी लेकर क्या करोगे, शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढोगे, और जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गया तो इसी को कहते हैं हम संतुलन की स्थिति। अब संतुलन की स्थिति में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यहां से, अगर ये मीटर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से चेक करेंगे कितने मीटर की दूरी, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है ये। मीटर तो खैर एक ही है तो सेंटीमीटर में नापेंगे। तो हम चेक करेंगे यहां से यहां तक का दूरी कितना है। सपोज 10 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, बट अभी हमें फिक्स नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे हम, एल से दिखा लो, एल। हमें किस स्थिति पे एल प्राप्त हुआ, संतुलन की स्थिति प्राप्त हुई, उसको आप नाप लोगे। यहाँ से वो लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी कितने सेंटीमीटर पे, 10 पे है, 20 पे है, ये एल हो गया। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ए, जहां पे ये शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई इस पॉइंट को कहेंगे बी, और लास्ट इस पॉइंट को कहेंगे सी, और ये था आपका ऊपर डी। आपके 10 सेंटीमीटर पे सपोज शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई तो आपने उसे एल से दिखा दिया। जो बचा हुआ है वो दूरी कौन सी होगी, ये टोटल कितने सेंटीमीटर का है, 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, टोटल 100 सेंटीमीटर का है। 100 में से एल सेंटीमीटर ये है, तो बाकी बचा हुआ कितने सेंटीमीटर का होगा, बाकी बचा हुआ होगा आपका 100 माइनस एल सेंटीमीटर का। मतलब ये है ना कि सपोज आपको 25 सेंटीमीटर पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई, टोटल तार है 100 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई, तो बचा हुआ तार कितने सेंटीमीटर का हो गया, 100 माइनस 25 मतलब 75 सेंटीमीटर का हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये सब हो गया। अब देखो ये जो L वाला मिला, V2 से तुलना करना है ना मैं आगे जाके, इसमें से कोई P होगा, कोई Q होगा, कोई R होगा, कोई S होगा। तो S को तो हम मान लेते हैं S क्या है, संट है। P क्या है, P ये S के ऊपर क्या है, R क्या है आपके लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने मान लिया, ये दूसरा प्रतिरोध है R। अब P और Q क्या है, P आप मान लोगे यहाँ पे जो ये L आया, इतनी जो डिस्टेंस हुई, हम इसको दिखाएंगे P से। दूरी को प्रतिरोध से कैसे दिखा सकते हैं भला, अभी समझाऊंगा। और जो ये बचा हुआ हिस्सा है 100 माइनस एल, इसको हम किस चीज से दिखा सकते हैं, Q से। तो देखो व्हीटस्टोन का स्थिति आया, सारी चीजें दिख गई। 4 प्रतिरोध होते थे व्हीटस्टोन में, P और Q, तो ये हो गया P, L की जो डिस्टेंस, और 100 माइनस एल को आपने क्या कहा, Q कहा। R अपॉन S, R ये रहा प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। S का मतलब क्या हो गया, संट, जिसको हम नॉर्मली बुक में अज्ञात प्रतिरोध मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपने दूरी को भला प्रतिरोध कैसे कहा, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ा है। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, R बराबर रॉ L अपॉन, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो R और L में कैसा संबंध है, प्रतिरोध समानुपाती L।
मतलब आप दूरी को प्रतिरोध कह सकते हो। दूरी और प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती। दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होते जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। इसलिए आपने इस दूरी को क्या कहा? प्रतिरोध माना। L दूरी को प्रतिरोध माना और 100 - L दूरी को भी एक दूसरा प्रतिरोध माना। ये चीजें क्लियर हो गई? अब एक एक करके आपके दिमाग में सारी चीजें आ चुकी हैं। देखो, समझने वाला सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। एक ही बार इसको रीड करना है, घर जाके बस आप इसको सिर्फ डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा घर जाके। बाकी आपको जो लिखेंगे वो सब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम में सब कुछ समझ में आ रहा है। एक तार है, मीटर सेतु आपके सामने रखा हुआ है। आपको सिर्फ क्या काम करना है? जॉकी लेना है और जॉकी लेकर के आपको क्या ढूंढना है? उस तार पे आपको क्या ढूंढना है? संतुलन की स्थिति ढूंढना है। या संतुलन की स्थिति को और क्या कहते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति, जीरो डिफ्लेक्शन। और संतुलन की स्थिति कब मिलता है हमें? कब पता चल जाएगा कि हमें संतुलन की स्थिति मिल गई है? जब धारामापी में क्या ना हो, कोई विक्षेप ना हो। धारामापी कहाँ पे रुक जाए? जीरो पे आके रुक जाए। तो हमें धीरे धीरे इसको मूव करना है और जब जीरो वाली कंडीशन मिल जाए, ये वे डिफ्लेक्शन करना धीरे धीरे स्लो कर दे, तो आपको और धीरे धीरे ढूंढना है। एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा तो आपको वहां पे हुक जाके लगा देना है। हुक लगा दोगे तो उसके बाद आपको ए से डिस्टेंस नाप लेना है कि मीटर कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आया, उसको आप एल मान लोगे। और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है उसको 100 से माइनस कर दो तो बच जाएगा। तो आपको P मिल गया, Q मिल गया। R आपको ऑलरेडी पता रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी कितना प्रतिरोध है, ये कितने ओम का प्रतिरोध। हमें पता नहीं रहता है तो S का वैल्यू नहीं पता रहता है, संट कितने वैल्यू का ये संट है, कब मान का प्रतिरोध है। तो P Q R S हमें मिल जाएगा। डिराइव कैसे करना है? डेरिवेशन 2 लाइन का एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है इसमें। जैसे कि हमें पता है, कैसे डिराइव करोगे? चूंकि हमें पता है प्रतिरोध और लंबाई में कैसा रिलेशन है? प्रतिरोध समानुपाती क्या होता है? लंबाई। इट मीन्स, चलो इतना ही काफी। प्रतिरोध समानुपाती लंबाई। उस केस में अगर आप चलोगे तो व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग चले तो P/Q क्या हो जाएगा? हम P को क्या मान रहे हैं? P प्रोपोर्शनल हम क्या मान रहे हैं? L मान रहे हैं। एक प्रतिरोध है P को हम किसके समानुपाती मान रहे हैं? L के। और जो दूसरा प्रतिरोध है Q, इसको किसके समानुपाती मान रहे हैं? समानुपाती 100 - L। वो जो मैंने वहां लिखा है उसी चीज को बस मैंने यहाँ उतार दिया है। देखो, P समानुपाती L के, Q समानुपाती 100 - L के। तो P/Q करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अतः या फिर इसलिए P/Q बराबर क्या आएगा? P कितनी है? L। और Q कितना है? 100 - L। और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ऊपर भी आएगा नीचे आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? P/Q बराबर L 100 - L। और चूंकि व्हीटस्टोन नियम के अनुसार संतुलन की स्थिति में क्या होता है? P/Q बराबर R/S। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम इसी साइड लिखते हैं, थोड़ा जगह की कमी है, थोड़ा ये सब चीजें ना उठा के हम इधर लिखते हैं। देखो, डेरिवेशन में सिंपल सा क्या दिखाना है आपको? ये दिखाना है कि प्रतिरोध, और कैसे आया प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, ये भी समझा दो। R इक्वल क्या होता है? रॉ L/A। ये फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुका हूं मैं। अतः हमें पता है, अतः प्रतिरोध R किसके समानुपाती है? L, लंबाई के। रॉ और A तो खैर कांस्टेंट के रूप में है। तो उस केस में एक लंबाई है आपका L और प्रतिरोध मान लो P, तो P और L समानुपाती होंगे। तो P समानुपाती L तथा वह दूसरा प्रतिरोध क्या है? Q है। तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा? 100 - L। तो Q समानुपाती 100 - L, ये हो गया। अब P और Q का रेशियो निकाल लेंगे। देखो यहां पे क्या था? प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और लंबाई आपस में समानुपाती है, यहाँ पे भी प्रतिरोध और लंबाई समानुपाती है। इसलिए P/Q कितना हो जाएगा?
बराबर एल अपॉन क्यू कितना है 100 माइनस एल। अब अगर हम व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से चले, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु से हमें पता है व्हीटस्टोन सेतु के नियम पे चल रहा है, तो चूंकि व्हीटस्टोन सेतु से क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु से P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो अगर ये P बटे क्यू L अपॉन 100 माइनस एल के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि R अपॉन एस भी किसके बराबर होगा, L अपॉन 100 माइनस एल के बराबर होगा। अतः लास्ट लाइन है ये, अतः क्या होगा, जैसे P बटे क्यू किसके बराबर है, L अपॉन 100 माइनस एल के बराबर है, वैसे ही P बटे क्यू आल्सो किसके बराबर होगा, व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग R अपॉन एस के। ठीक है, तो आप इस तरह से इस वैल्यू को अगर लगाओ P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, तो P और Q का काम कौन करेगा, L अपॉन 100 माइनस एल कर देगा, 100 माइनस एल कर देगा। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस यहां से हमें पता चल जाएगा, R की वैल्यू पहले से पता रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, ऐसा आप निकाल लोगे। बस आपको यही प्रूफ करना था, P बटे क्यू बराबर L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल R अपॉन एस, या फिर और छोटा करना है तो ये कर सकते हो L अपॉन 100 माइनस एल बराबर R अपॉन एस, इसे कर सकते हो आप। ठीक है, और छोटा करना तो आप इसे कर लो, P बटे क्यू की जगह आप L अपॉन 100 माइनस एल लिख लो। ठीक है, तीनों भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके डेरिवेशन में कुछ है नहीं, मैंने इसलिए कहा जो मेहनत है डायग्राम बनाने में है, समझने में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जॉकी लेके ढूंढते रहो जीरो विक्षेप की स्थिति, बस अगर मिल गया तो जॉकी लगा दो, डिस्टेंस नाप लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हो गया ये। तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे क्यों काम करता है, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु पे भी हम शून्य विक्षेप की स्थिति लाते थे, और शून्य विक्षेप की स्थिति जब आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाते थे P बटे क्यू बराबर R अपॉन एस। इसलिए उद्देश्य क्या है, जैसे व्हीटस्टोन का काम था ज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, इसमें भी वही है। रचना और कार्यविधि क्या है, रचना कार्यविधि में हम समझा देंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में एक प्रतिरोध बॉक्स को, एक संट को ले लिया जाता है, फिर जॉकी की सहायता से हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। माना कि बिंदु A से L दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, बस इतना कह देना है, उसके बाद आप सीधा उत्पत्ति पे आओ। रचना क्रियाविधि में ज़्यादा समय नहीं खराब करना है, मेन ये है। मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मीटर लगा है। कितने मीटर का लगा है, 1 मीटर का तार लगा है। अच्छा, तार भी तो कुछ स्पेशल होगा मीटर सेतु का, कि कोई भी तार लगा दोगे, कोई भी होगा। कोई भी तार ले लोगे। इसमें तार कोई ऐसा लेंगे जिसकी लंबाई इतनी इजीली बढ़े ना टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो नॉर्मली हम लेते हैं सबसे अच्छा तार रहता है इसमें कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का। ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के तार का फायदा क्या है कि आप जितनी देर तक स्विच खोल के रखो, लंबाई इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो इसमें कौन सा तार यूज होता है, रचना और क्रियाविधि में हम कहीं या लाइन ऐड कर देंगे, मैंगनीन और या फिर कौन सा तार, कॉन्स्टेंटन। कॉपर की तरह ही होता है, मिश्र धातु के रूप में होता है। ठीक है, ये मिश्र धातु के नॉर्मली टेम्परेचर इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करते हैं, कॉपर से ही बनता है ये। तो कौन सा तार यूज होता है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का तार यूज हो सकता है। करें, लिखे, चलो ठीक है। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या क्या ऐड हुआ है, डायग्राम में जो जो ऐड हुआ है दोबारा लिख लो उस सब चीजों को।